जो टेस्ट में कॉमन मिस्टेक्स थी मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ जी। सबसे पहली मिस्टेक थी क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस चैप्टर से क्वेश्चन है। ओल्ड रेशियो गिवन है 5:4:1। न्यू रेशियो गिवन है 2:2:1। क्वेश्चन में P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ 3 लाख और क्वेश्चन में बोलना है कि इसको हाथ नहीं लगाना, P&L अकाउंट को क्लोज नहीं करना और आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। एडजस्टमेंट एंट्री वही है जो चारों चैप्टर के अंदर सेम है। गेनिंग पार्टनर को डेबिट में बैठाओ और सेग्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट में बैठाओ। तो ओल्ड और न्यू का जो डिफरेंस है, देखिए एडमिशन चैप्टर के अंदर हम सेग्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू का, क्योंकि उसमें सेग्रीफाइस पक्का होगा ही होगा क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है। रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर के अंदर हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं, कोई पार्टनर छोड़ करके जा रहा है तो बचे हुए पार्टनर गेन करेंगे। चेंज इन रेशियो चैप्टर के अंदर कोई पार्टनर गेनिंग होगा डेफिनेटली और कोई पार्टनर सेग्रीफाइसिंग होगा। इसमें आपकी इच्छा है कि आप सेग्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओ ओल्ड माइनस न्यू, या फिर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओ न्यू माइनस। दोनों ही तरीके 100% सही। तो हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट में बिठाते हैं, सेग्रीफाइसिंग को क्रेडिट में। लेकिन इस क्वेश्चन में सर लॉस, तो सोच के देखिए गेनिंग पार्टनर एक्चुअल में गेन नहीं लॉस कर रहा। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, मेरा शेयर रहेगा 4 और आपका शेयर रहेगा 1। आपको लग रहा है मेरा शेयर तो बड़ा कम और मेरा शेयर ज्यादा रखा हुआ है मैंने। अगर प्रॉफिट हुआ हमें फिर तो मैं फायदे में रहा, मुझे शेयर ज्यादा मिल गया 4/5, आपको सिर्फ 1/5 मिला। लेकिन अगर लॉस हो गया तो मैं इतना ज्यादा नुकसान में रहूंगा, आपको सिर्फ 1/5 लॉस मिलेगा, मुझे 4/5 का लॉस मिलेगा। तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग बन जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गेनिंग बन जाता है अगर प्रॉफिट लॉस बन जाता है। इस क्वेश्चन में लॉस है तो मेजॉरिटी स्टूडेंट ने सारी कैलकुलेशन सही करी है, वर्किंग नोट सही बनाया है, 30,000 रुपए अमाउंट आ रहा था वो भी मेजॉरिटी का सही है, लेकिन सभी ने गेनिंग को ही डेबिट में बिठाया, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट में, जबकि लॉस की वजह से उनको रिवर्स कर देना चाहिए था। तो आंसर आ रहा है जिसमें ए डेबिट टू सी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल। इसका अमाउंट सही है, उसको आधा नंबर मिला है और एंट्री और अमाउंट दोनों सही तो पूरा मिला। क्लियर हो गई थी बात, ध्यान रहेगा। देखिए जी राम हमारा क्रेडिटर है, हमने इसको 5 रुपए देने हैं, बैलेंस इसका 5,000 रुपए और हमने इसको 4,500 रुपए दिए। 11th क्लास से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जर्नल एंट्री चैप्टर, 11th क्लास जर्नल एंट्री चैप्टर। 5,000 रुपए क्रेडिटर को बैलेंस है हमारा और हमने 4,500 रुपए दिए। बताइए क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,500। जब तक हमारा बॉस हमें ये नहीं करेगा कि 500 रुपए का डिस्काउंट मिल गया हमें, इस नाम की इनकम बुक कर लो, तब तक हम बुक नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं जी बात? अपनी तरफ से प्रेज्यूम नहीं करेंगे कि डिस्काउंट मिल गया। समझ आ रही है बात? जितना कहा जाए उतना ही काम करना है जी। वी आर नॉट द बॉस ऑफ द कंपनी, वी आर द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी। इसी तरीके से क्वेश्चन ये कहता है कि जी क्रेडिटर है 50,000 के और वो स्टॉक लेकर के गया है 40,000 वाला। ये नहीं लिखा कि स्टॉक की एग्रीड वैल्यू 50,000 है, ये नहीं लिखा कि फुल सेटलमेंट होगी, तो वी हैव टू प्रेज्यूम 10,000 बैलेंस रह गया और वो हमें पे करना है। तो जो 6th क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट था कि क्रेडिटर ऑफ ₹50,000 took over the stock of ₹40,000। तो 50,000 के क्रेडिटर 40,000 का स्टॉक ले गए तो डेफिनेटली 10,000 बैलेंस पे करना है। आगे फुल सेटलमेंट नहीं लिखा,
या स्टॉक की एग्रीड वैल्यू ही है, ऐसा भी नहीं लिखा। दिस इज द प्रिजम्पशन कि बैलेंस पे करना। पेपर का क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि डेटर का बैलेंस है 50,000 और बैड डेट हो गए 5,000। पता ना इसकी जनरल एंट्री डेटर डिसोल्यूशन। डेटर का बैलेंस 50,000, बैड डेट 5,000। एडजस्टमेंट मतलब जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन है। 4 एंट्री दे रखी है 4 नंबर की। बताइए रिजोल्यूशन चैप्टर में जब भी आप एंट्री बोलें तो ध्यान रखें आप स्टेप 2 में, स्टेप 2 में इन 3 चीज के अलावा कोई चौथा नाम नहीं लेते। कौन कौन से 3 नाम? रियलाइजेशन अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। इन 3 के अलावा कोई चौथा नाम नहीं लेते। सिर्फ एक एक्सेप्शन है पार्टनर्स लोन, उसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं। अब ट्राई कीजिए। कोई बैडर्स नहीं बोलेगा, कोई डेटर नहीं बोलेगा। इन 3 के अलावा कोई चौथा लफ्ज आपकी ज़बान पे नहीं आना चाहिए। कैश टू रिलेशन, कैश टू रिलेशन बिल्कुल सही है जी। कितना नाम? 45। ये समझ पा रहे हो? क्वेश्चन देखो आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा, सोच के चलो सीधी सी बात है सर, हमें एज अ क्वेश्चन नहीं मैटर मिलना प्रैक्टिकल लाइफ में भी। ये क्वेश्चन क्यों घुमा रखा होता है, एडजस्टमेंट क्यों दी होती है, इनडायरेक्ट लैंग्वेज क्यों दी होती है? क्योंकि प्रोप्राइटर भी हमें सीधी सीधी भाषा में नहीं बोलेगा भाई कैश सेल हो गई 5,000 की लिखो। सिंपल भाषा में नहीं बोलेगा, वो तो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेगा। हमें उसका मीनिंग फुल इंफॉर्मेशन निकालनी है। जैसे पहला स्टेप सिखाया जाता है 11th क्लास में, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो ट्रांजैक्शन बहुत सारी होंगी, हमें जो काम की ट्रांजैक्शन है वो आइडेंटिफाई करनी है। बॉस कह के गया कि डेटर्स थे 50,000 रुपए के, मैं पैसे लेने के लिए गया मार्केट में और 5,000 का मर गया। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये कह रहा है कि वो डेटर से 45,000 रुपीस लेकर के आया है। पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड खाली है, वहां पर ले लो। लेकिन हम डेटर को तो पहले स्टेप में कर देते हैं ना जीरो। इसलिए डेटर अकाउंट ही काम है, तो उसमें वो तो हम पहले स्टेप में जीरो कर देते बिल्कुल हैं। सही। तो दोबारा 45 के साथ हम तो मैं डेटर अकाउंट थोड़ी लिखा 45 से, रिलेशन अकाउंट लिखा ना। डेटर अकाउंट मैंने पहले स्टेप में खत्म कर दिया, जीरो कर दिया। इसीलिए मैं अब डेटर अकाउंट नहीं लिख रहा, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन लिखा। इनकम हो गई, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गई जी बात? और 6 का जो फोर्थ वाला पॉइंट था पार्टनर्स लोन, ये तो सही है ही नहीं किसी का। 2-3 बच्चों का सही है बस। देखिए पार्टनर्स लोन में पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, क्या एंट्री सीखी थी। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट बुक वैल्यू, तो ये बुक वैल्यू से क्यों डेबिट करते हैं? सिंपल सी बात है जी, पार्टनर्स लोन लायबिलिटी साइड में है तो उसका क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट करें। पार्टनर लोन ऐसा लोन है जो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, क्लोज नहीं करते इस अकाउंट को, इसलिए हम क्लोज कर रहे हैं। तो जितना बुक्स में लिखा है उतना ही अमाउंट लिखेंगे तभी तो क्लोज होगा। तो पार्टनर लोन पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमेशा बुक वैल्यू से डेबिट, जितने का लोन अमाउंट दे रखा है। सर कैश में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पैसा आ रहा है तो डेबिट कर दो, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। जो आपको साइड छोटी दिखे, मान लीजिए डेबिट साइड छोटी है तो वहां पर रियलाइजेशन लिख दो, अगर क्रेडिट साइड छोटी है तो यहाँ पर रियलाइजेशन लिख दो, सिंपल खत्म काम। क्वेश्चन कह रहा है जी पार्टनर का लोन अपीयर हो रहा है लायबिलिटी साइड में 60,000, तो पार्टनर लोन के सामने 60,000, लोन 60 का। अब वो एक एसेट ले गया, एसेट 50,000 की, लेकिन बाकी पार्टनर्स ने कहा ये तो मार्केट में बहुत महंगी बिकेगी, 70,000 में लगाएंगे हम। वो कहता है ठीक है, 70,000 रुपये वैल्यू लगाई गई है उस एसेट की, तो अब बैलेंस वो देगा हमें। सोच के देखो वो पैसे लेने आया था, वो पैसे दे के जाएगा, ठीक बात है। फिर मान लीजिए हमारा क्रेडिटर है, हमसे 1 लाख रुपए लेने के लिए आया, हमने कहा 1 लाख रुपए तो नहीं, हमारे पास गुड्स रखे हुए हैं, वो ले जा। गुड्स हैं 1.25 लाख के, तो 25,000 रुपये दे के जाएगा ना वो हमें। तो 60,000 का लोन था और एसेट ले गया वो 70 में, 10,000 की एक्स्ट्रा ले गया 10,000 रुपये, अब वो देगा, लिखा है बैलेंस वाज पेड बाय हिम इन कैश। तो पैसे आ रहे हैं,
कैश अकाउंट डेबिट 10,000, जो साइड छोटी हो वहाँ इंश्योर रिलेशन, क्रेडिट साइड छोटी वहाँ इंश्योर रिलेशन, ओके डेबिट। पिछले साल मैंने क्वेश्चन टेस्ट में दिया था स्टूडेंट्स को, मैंने उसमें पता लास्ट में एंड वाली लाइन लिखी नहीं थी। मैंने लिखा था एपीआर हो रहा है लोन 60,000 और वो एसेट ले गया 50 वाली 70 में फुल स्टॉप, तो बहुत बच्चों का गलत था। तो मैंने इसको इजी करने के लिए आगे फर्दर एक्सप्लेन करा कि भाई बैलेंस वो 10,000 रुपये दे के जा रहा है, लेकिन अभी भी यही हाल। अब मैं आगे आधी एंट्री लिख दिया करूँ, आप पूरी कर लिया करना उसको। शेयर्स वाला मेजॉरिटी का सही था, 4 से 5 स्टूडेंट ने अपने आप ही फॉरफिट कर दिया शेयर, तो ये गलत है। आपके पास कोई अधिकार नहीं है शेयर फॉरफिट करने का अपनी मर्जी से, जब तक क्वेश्चन कमिट ना करे, क्वेश्चन कंफर्म ना करे ये बात कि शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं। अब ये नहीं कैसे सर पैसे नहीं दे रहे तो फॉरफिट करो ना, हम कौन होते हैं बात कहने वाले। मैनेजमेंट को कितना वेट करना है शेयर होल्डर्स के लिए वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। जब हमें कहा जाएगा शेयर फॉरफिट करना है तो ये फॉरफिट करेंगे, उससे पहले नहीं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग कॉमन मिस्टेक थी वही थी जो डिस्कस कर ली मैंने। वापस आ गए जी हम सैंपल पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 16, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन, मिसिंग फिगर सॉरी। क्वेश्चन मिसिंग फिगर। मैम जी पढ़े। तो पहली एंट्री में लिखा हुआ है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कौन सा अमाउंट आता? बताइए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन से अमाउंट से होता है? कॉल्ड अप, करेक्ट। जितना पैसा मंगाया सर मेंशन नहीं है, फिर मेंशन नहीं है कॉल्ड अप, देन तो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। एसपीआर अकाउंट डेबिट सर ये कभी होता है कभी नहीं होता, क्या चक्कर है इसका बताओ? सर जब एसपीआर पैसे मंगवाया है लेकिन आया करेक्ट, पैसा मंगवाया है बट आया नहीं है, कॉल्ड एंड अनपेड। ध्यान से देखिए बोर्ड पे एक बार, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये मैंने एसपीआर का अमाउंट लिखा है 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए। पता ना इसमें कितने से डेबिट होगा, क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये एसपीआर का अमाउंट है, शेयर का अमाउंट नहीं लिखा मैंने। 2 रुपए एसपीआर एप्लीकेशन पे है, 3 रुपए एसपीआर अलॉटमेंट पे है, 4 रुपए एसपीआर फर्स्ट कॉल पे है, 5 रुपए एसपीआर सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। ये पैसा मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये नहीं मंगाया, ये पैसा आ गया, ये पैसा आ गया, ये पैसा नहीं आया, ये पैसा नहीं आया। अब एसपीआर कौन से अमाउंट से डेबिट करोगे? फॉर फ्यूचर में 4 रिवीजन हो पा रहा है जी बाकी सबका भी? जो पैसा मंगाया बट नहीं आया, ये पैसा ये वाला है बस, तो ये मंगाया और आ गया, ये मंगाया नहीं और आया नहीं। कॉल्ड एंड अनपेड, कॉल्ड भी हो और अनपेड भी हो, ये दोनों कंडीशन पूरी हो तभी एसपीआर डेबिट होगा। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है? पैसा हमने जब्त कर लिया, जो पैसा जब्त कर लिया। इस वाला एग्जांपल बताना, प्रॉफिट शेयर में कौन सा वाला आएगा? ये तो बहुत ही गलत, कोई सा भी। शेयर फॉर फ्यूचर एक्सक्लूडिंग एसपीआर होता है। शेयर फॉर फ्यूचर में वो पैसा आता है जो हमने मंगा लिया और आ गया एक्सक्लूडिंग एसपीआर। ये तो एसपीआर का एग्जांपल अमाउंट है ना सारे, क्या अमाउंट सारे एसपीआर के ना। तो मैं शेयर्स का अमाउंट ऐड कर देता हूं 2.5। अब बताइए शेयर फॉर फ्यूचर में कितना? 5 रुपए। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाला ये मंगाया और आ गया, समझ पा रहे हैं? ठीक है। टू कॉल्स एनालिसिस में कौन सा अमाउंट आता है सर? जो नहीं आया, ऐसे नहीं, हाँ, कॉल्ड एंड अनपेड इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग एसपीआर, इंक्लूडिंग एसपीआर। बताइए इसमें, बताइए कौन सा?
4 6.5। जो पैसा मंगाया और नहीं आया वो सिर्फ फर्स्ट कॉल में है, 4 रुपए शेयर में है, 4 रुपए SPR और 2.5 शेयर, दोनों मिलाकर के आया। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट। ये कौन से अमाउंट से होता है? फीस नहीं ना, जो हमने रीइशू की है, रीइशू प्राइस जो 4 या 8 के बाद लिखा होता। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कब होता? जब हमारे ने डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट पे रीइशू करा हो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है? जो फेस वैल्यू होती है, जो मतलब ओल्ड और उसके एनुअल जो पेड अप हो। क्वेश्चन में पेड अप ही बनता है, 8 रुपीस पेड अप, 7 रुपीस पेड अप, जो पेड अप से पहले लिखा हुआ आता है इसके अंदर, वो मेंशन ना हो उस केस में फीस वैल्यू। ठीक है, लास्ट एंट्री सर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉर्मूला इसका अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर माइनस डिस्काउंट, सारे शेयर तभी दो होगा वो। हाँ जी, फॉर्मूला पता है, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू। सही, अच्छा उसके नीचे सर एक शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बना रखा है, तो एंट्री से ही पोस्टिंग आ रही है इसमें, तो है ना। देखो फर्स्ट एंट्री में शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हो रहा, तो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है इसमें बाय शेयर कैपिटल, देख पा रहे हो। सेकंड एंट्री में शेयर फॉरफीचर डेबिट हो रहा, तो लेजर में डेबिट में लिखा हुआ है टू शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री में शेयर फॉरफीचर डेबिट हो रहा, तो एंट्री में देख लो शेयर फॉरफीचर डेबिट में लिखा हुआ है टू कैपिटल रिजर्व, उसके बाद टू बैलेंस सीडी भी लिखा। इसका मतलब सर कि सारे के सारे शेयर रीइश्यू नहीं हुए, ये चीज समझ पा रहे हैं। सर शेयर फॉरफिट जितने हमने शेयर फॉरफिट करे अगर सारे ही रीइश्यू कर दी तो उस केस में तो बैलेंस बचता ही नहीं है, शेयर फॉरफिट अकाउंट क्लोज हो जाता। ठीक है, चलिए, और लास्ट में लिखा है फेस वैल्यू 10 रुपए, दिस इज द प्रिजम्पशन। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग, एक एक करके अमाउंट ट्राई करेंगे जी। सबसे पहले शेयर फॉरफीचर के लेजर में झांकते हैं। क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है सर बाय शेयर कैपिटल 1500, तो लेजर से जर्नल एंट्री के अंदर पोस्टिंग कर सकते हैं। अब 1500 मुझे बताओ कहां लिखोगे, शेयर कैपिटल के सामने या शेयर फॉरफीचर के सामने? शेयर फॉरफीचर के सामने, तो लिख लीजिए फर्स्ट एंट्री में शेयर फॉरफीचर के सामने 1500। तो टोटल कितना हो गया क्रेडिट साइड का? 5000। 3500 पहले से था, 1500 अब और आ गया, 5000 रुपए हो गया। और डेबिट साइड में 1000 तो लिखा ही है, तो बाकी जगह क्या हुआ? 4000 हो गया। तो शेयर कैपिटल के सामने 4000 आ गया। पहली एंट्री कंप्लीट हो गई, कितनी आसान। अच्छा पहली एंट्री कंप्लीट नहीं सर, नरेशन भी तो मिसिंग है। नरेशन में भी क्वेश्चन मार्क है, बीइंग क्वेश्चन मार्क शेयर्स, कितने शेयर्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ डैश इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो सर 2 रुपए प्रीमियम नहीं आया है ना, 1000 रुपए नहीं आए, तो शेयर्स कितने पता लग गए? 500। SPR 2 रुपए का है और SPR के सामने 1000 रुपए लिखा हुआ, तो 500 शेयर ही तो होंगे। समझ आ गई बात। तो नरेशन में जो पहला क्वेश्चन मार्क है वहां पे 500 आ गया। समझ आ गई बात, डाउट है किसी को? अच्छा चलिए आगे। फॉर द नॉन पेमेंट, की नॉन पेमेंट के लिए ऊपर कौन सा अकाउंट है? कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स में सर 3500 रुपए लिखे हुए हैं और 500 शेयर है, तो पर शेयर कितना? 7। तो दूसरे ब्रैकेट में 7 है। ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नॉन पेमेंट ऑफ 7 रुपीज इंक्लूडिंग 7 में 2 रुपए जुड़ा हुआ, 3500 रुपए टोटल नहीं आया कॉल्स इन एरियर्स में। और शेयर्स कितने हैं? 500। पर शेयर कितना रुपया नहीं आया? हाँ जी 3500 डिवाइड बाय 500, 7 रुपए। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई जी। ब्लैंक क्यों दे रहे हो?
नहीं मतलब ना ये दो ब्लैंक क्यों दे रखे हैं, थोड़ा सा टाइमिंग ऐसी है कि दो ब्लैंक के बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ आएगा, मतलब ब्लैंक एक ही है, वो दो ब्लैंक नहीं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ शेयर फॉर्मेशन में कितने रुपए लिखे थे हमने? 1500 1500 और शेयर्स कितने हैं? 500। इसका मतलब पर शेयर प्रॉफिट करा 3 रुपए, पर शेयर प्रॉफिट करे हमने 3 रुपए, सही। शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस सीडी सबसे लास्ट में, उसमें 600 रुपए लिखे हुए हैं। इसका मतलब सर 200 शेयर हमने री इशू नहीं किए, ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं देखो, समझो ध्यान से। सर देखो शेयर फॉरफीचर अकाउंट ओपन होता है हमेशा क्रेडिट साइड, जितना पैसा जितने शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, करेक्ट। अब इसमें से कुछ शेयर रीइश्यू हो गए, कुछ रीइश्यू नहीं हुए, जो रीइश्यू नहीं हुए वो बैलेंस सीडी बन जाता, ठीक बात है। और बैलेंस सीडी बना हुआ है 600 रुपया, तो पर शेयर 3 रुपए, 200 शेयर ही तो हुए, तो उसका मतलब सर 200 शेयर हमने रीइश्यू नहीं करे, तो रीइश्यू कितने करे होंगे? 300 शेयर रीइश्यू करे होंगे। सर जो रीइश्यू करे हमने 300 शेयर, उसमें कुछ तो जाता है बैंक वाली एंट्री और कुछ अमाउंट जाता है कैपिटल रिजर्व वाले एंट्री, ऐसा ही होता है, ये अमाउंट स्प्लिट हो जाता है। सर कैपिटल रिजर्व जो है वो 600 रुपए, ये टोटल हो गया 900 रुपए, तो यहां बच गया 300 रुपए। बैलेंसिंग फिगर से भी निकल सकता था, मेरा पर्पस था कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। सर शेयर फॉरफीचर अकाउंट का टोटल दे रखा है डेबिट साइड का 1500 रुपए, इसमें से 600 माइनस करो 300 आराम से आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना पर्पस था जी 500 टोटल शेयर प्रॉफिट करे हैं, वो किस तरीके से स्प्लिट होते हैं रीइश्यू एंड अनरीइश्यू शेयर्स की कैटेगरी के अंदर, ये बताना। ये 300 रुपए बैंक वाला ऐसे आया, और जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्वेश्चन मार्क है वहां पर 300 रुपए आ जाएगा, ठीक है। इसी की पोस्टिंग कर सकते हैं हम सेकंड एंट्री के अंदर। सेकंड एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट के सामने 300 रुपए आ जाएगा, ठीक बात है। और नरेशन में लिखा हुआ है कि 9 रुपए पर शेयर में हम रीइश्यू कर रहे हो, कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं? 300, तो बैंक में 300 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। 300 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 9 रुपीस पर शेयर रीइश्यू प्राइस, ठीक है। कितना आ जाएगा टोटल शेयर कैपिटल में? 3000, और जो नरेशन में क्वेश्चन मार्क है वहां पर 300 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, तो 300 ही आएगा। कंप्लीट हो गया जी आंसर? कंप्लीट हो गया। सर बैंक अकाउंट गारंटी तो हो गया, मैंने तो बता दिया था मैंने 300 शेयर 9 रुपए के रेट से 2700 रुपए। शेयर फॉरफीचर में 300 into 300। करेक्ट। एक नहीं, सेकंड एंट्री की बात कर रहे हो, वो टोटल 300 रुपए, ये हमने इससे निकाला ना, देखोगे भी टोटल 900 रुपए, उसमें से टोटल 600 इधर गया, टोटल 300 रुपए इधर जाएगा, तो डेबिट इक्वल हुआ 2700 और उसके नीचे 300, क्रेडिट साइड में 3000। क्लियर हो गया? पक्का? बढ़िया आगे 17 काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे डिजिटल चैप्टर के अंदर दिक्कत है, मैं क्लासेस की ऐप पर डाल दूंगा, उस पर बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें उसको। 17 क्वेश्चन, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस ऑन डिसोल्यूशन। 4 पार्टनर हैं जी एक्स वाई ए बी। पहला, realization expenses 5000 were to be borne by X
however it was paid by Y. कोई आंसर दे पाएगा? हाँ जी X capital account debit हुआ है। बिल्कुल सही है। इस केस में बियर बाय पार्टनर, देखो आपने नो एंट्री क्यों कहा था, क्योंकि सर बियर बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर, तो नो एंट्री आंसर है। लेकिन ध्यान देखो पार्टनर डिफरेंट, पे किसी को कर लेते, पे किसी ने करे। जब पार्टनर ने पे करने होते हैं, बियर बाय पार्टनर होता तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता। जब पेड बाय पार्टनर होता क्रेडिट द गिवर तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता। जनरली ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो एक्स की डेबिट करो एक्स की क्रेडिट करो, कोई लॉजिक बना नहीं, इसलिए नो एंट्री लिख देते। इस बात तो दोनों अलग अलग हो। बढ़े जी आगे। इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग 25,000 जिसमें कि 1000 शेयर, मतलब सर एक शेयर 25 रुपीस का, had been written off from the books completely। सर ये लाइन लिखने की जरूरत क्या, क्योंकि स्टेप 2 के अंदर जब हम होते हैं तो ऑलरेडी स्टेप 1 में हर एक एसेट की बुक वैल्यू 0 हो चुकी होती है। These shares are valued at 20 rupees each। अब इन शेयर की वैल्यू लगाई गई है जी 20 रुपए, एंड वर डिवाइडेड अमंगस्ट द पार्टनर्स, पार्टनर में बांट दिया। दूसरा ये तो बड़ा बांट दिया, ये क्या हुआ? सिंपल सी बात देखिए सर, स्टेप 2 के अंदर है पार्टनर है, इतना बताओ कि पार्टनर रिसीवर है कि गिवर? रिसीवर। पार्टनर रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, खत्म बात। चारों पार्टनर्स को डेबिट कर दो। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं लिखते ना, कैसे अमाउंट आएगा सर? 1000 शेयर है 20 रुपए के रेट से, 20,000। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दे नहीं रखी इक्वल। इसे नोट कर लिया हो, खाली ना बैठे, बकवाट रहे करे। अगला टेस्ट टेस्ट सीरीज 3 संडे सेम टाइम सर इन्वेस्टमेंट 9 से 10 है, 10 से 12 असेंबल करना है। इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स में बांटे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी किससे? तो भाई लॉजिक बढ़ने का, सर लॉजिक बढ़ने का लॉजिक आपको क्या लग रहा है किस वजह से बढ़नी चाहिए? सर इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, मतलब इस वजह से कर रहे हैं। दोस्त जब पार्टनर अपने घर से दुकान में कुछ लेकर के आता है तब कैपिटल बढ़ाते हैं उसको, जब वो दुकान से घर लेके जाता है तो कैपिटल घटाते हैं। ड्राइंग सी तो है। चलो पैसे देके लेके जाएगा। हाँ जी, पैसे देके लेके जाएगा। पैसे देके नहीं जाएगा, वो उसके अकाउंट से काट लिए। बेसिकली क्या था कि वो पार्टनरशिप हम बंद हो रही है तो हमें पैसे देने थे उसको, हमने कहा पैसे तो नहीं, इन्वेस्टमेंट ले जा, अकाउंट से पैसे काट लिए उसको। थर्ड पॉइंट जी, वाई का लोन 50,000 का है, सेटल हो गया 48 में। वाई लोन अकाउंट डेबिट कितने से? 50। वाई लोन अकाउंट डेबिट 50। तो हमको सिखाया था कि जब भी पार्टनर का लोन दिख जाए तो उसको पूरी बुक वैल्यू से, जितनी बुक्स में वैल्यू है उतने ही अमाउंट से डेबिट करो, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू 0 नहीं हुई ना। हमारी बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू 50,000 है। वाइज लोन अकाउंट डेबिट 50,000। उसके बाद टू रियलाइजेशन कितने? रिलेशन छोड़ो, कैश बताओ, डेबिट या क्रेडिट? 40। कैश डेबिट या क्रेडिट? टू कैश अकाउंट 48,000। सर पैसा जा रहा है 48,000 टू कैश अकाउंट 48,000। अब जो साइड छोटी दिखे वहां लिख लो रियलाइजेशन। कौन सी साइड छोटी है? क्रेडिट साइड। कितने से छोटी है? 2,000।
बढ़ सकते हैं जी आगे। फोर्थ पॉइंट, मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख वाज गिवन टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। बताइए रेट ट्राई कीजिए। सर नो एंट्री होगी सर। नो एंट्री करेक्ट जी। सिंपल सी बात है, स्टेप 2 के अंदर हमें क्या चेक करना है, हमें पहले सबसे पहले पार्टनर का नाम ढूंढना है। पार्टनर का नाम नहीं लिखा, पार्टनर्स लोन कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें कैश ढूंढना है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। सो इसमें ना पैसा आ रहा ना पैसा जा रहा। ठीक है, नो एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए जी। Ajay, Vinod and Chandra entered into partnership on 1st April 19 with a capital of this 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh। इसमें अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो ये अमाउंट किस साइड लिखोगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड लिखोगे। किस नाम से लिखोगे, बैलेंस बीडी या बैलेंस सीडी? बताइए, बैलेंस बीडी की बैलेंस सीडी किस नाम से लिखोगे इसको? हालांकि सर ना बीडी ना सीडी, बाय कैश अकाउंट लिखोगे। बिजनेस स्टार्ट किया है, बैलेंस बीडी किसे कहते हैं सर? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किसे कहते हैं? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग हो। इसमें लास्ट ईयर था कहां? ठीक है, तो ये बाय कैश या फिर बाय बैंक के नाम से लिखा जाएगा अगर कैपिटल अकाउंट मांगे तो। ठीक है, आगे। इन एडिशन टू कैपिटल, चंद्रा हैज एडवांस्ड अ लोन ऑफ 1 लाख। 1 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है। सिंस दे हैड नो एग्रीमेंट टू गाइड देम, दे फेस्ड द फॉलोइंग इश्यूज ड्यूरिंग एंड एट द एंड। पहला, अजय वांटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 8%, बट विनोद एंड चंद्रा डिड नॉट एग्री। बताइए किसके साथ हैं आप? नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब विनोद चंद्रा के साथ हैं। सर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, हेंस पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई और इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट पर आ गए, चंद्रा वांटेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन बी पेड टू हिम at the rate 10% per annum, but Ajay and Vinod wanted to pay at 5% per annum। 6%। डीड नहीं है, एक्ट फॉलो होगा। एक्ट के हिसाब से लोन पर इंटरेस्ट पार्टनर को 6% पर एनम रेट से दिया जाता है। थर्ड, Ajay and Vinod demanded to share profits in the ratio of their capital contribution. Chandra is not in agreement with this proposal। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर, अगेन डीड नहीं, एक्ट फॉलो होगा। Fourth point, Vinod being a working partner demands a lump sum payment of 40,000 as a remuneration for which other partners are not in agreement। नहीं दी जाएगी सर remuneration, तो you are required to suggest and help them resolve these issues। ये आपको लैंग्वेज में लिखना है कि there is no partnership deed, तो partnership act will apply, और उसमें जो लिखा हुआ है वही कर पाएंगे खुद से। इसको लैंग्वेज लिखने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो इलस्ट्रेशंस देख ले एक बार इम्पॉर्टेंट है, लैंग्वेज कैसे लिखी हुई है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि यही लैंग्वेज होनी चाहिए। 19th क्वेश्चन पर आ गए जी। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो जी फॉर्मेट बनाइए। एक्सपेंडिचर रुपीस, इनकम रुपीस, टॉप कॉलर्स पर डेबिट क्रेडिट। क्वेश्चन में हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर है 2019-20। क्वेश्चन में करंट अकाउंटिंग ईयर है हमारा 2019-20।
पढ़े रे स्टार्टिंग फ्रॉम एडिशनल इंफॉर्मेशन because the following opening balance is appeared in the books टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया, मेडिकल इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिए हैं जी ओपनिंग, और एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है ये भी ओपनिंग। आगे लिखता है ड्यूरिंग द ईयर 1920 डेप्रिसिएशन लगाना है मेडिकल इक्विपमेंट पे 25,000। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस लिख सकते हैं जी अभी लिख दीजिए डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट 25,000। आगे लिखा है देयर वर 600 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100। उसके आगे थैंक यू लिख दें। ये सर बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इनकम कैलकुलेट करना अगर हमें मेंबर्स पता लग जाए और हर एक मेंबर का सब्सक्रिप्शन पता लग जाए, कोई आउटस्टैंडिंग कोई एडवांस देखने की आवश्यकता ही नहीं। बाय सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन 60,000 600 multiply by 100 अब आ गए जी हम रिसीट साइड पर। बैलेंस बीडी किस साइड लिखना है? इग्नोर करना है सर, ये एसेट होता है ओपनिंग बैलेंस शीट में आता अगर मांगा तो। सब्सक्रिप्शन किस साइड लिखना है? लिख चुके हैं ऑलरेडी। एंट्रेंस फीस किस साइड लिखना है? क्रेडिट साइड सर, इनकम होती है। एंट्रेंस फीस इनकम है जी क्रेडिट साइड। लाइफ मेंबरशिप फीस किस साइड लिखना? इग्नोर, इट्स अ लायबिलिटी। लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी होती है, ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की तरह होती है। बैलेंस शीट मांगी होती तो उसमें लिख देते लायबिलिटी साइड। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ये किस साइड लिखना है? ये इग्नोर करेंगे, पर्टिकुलर काम के लिए नहीं है। करेक्ट सर, ये लायबिलिटी इसलिए इग्नोर की जाए। लिख देना कि टूर्नामेंट फंड के लिए फॉर टूर्नामेंट फंड ये नहीं लिखा होता, सिर्फ डोनेशन लिखा होता तो इनकम होती। सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट सर 15,000 का इक्विपमेंट 5,000 में बेच दिया, पता है क्या लग रहा है? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो लॉस ऑन सेल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट क्या तो लास्ट में लिखेगा प्रॉफिट लॉस तो होगा डेफिसिट। टू लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 10,000। ये कितने लिखना है जी? मिसलेनियस रिसीट्स क्रेडिट साइड सर, इनकम होती है। छोटी मोटी इनकम है, इसका सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं, हमने नाम रख लिया मिसलेनियस रिसीट्स। पेमेंट साइड में आ गए जी। अब डॉक्टर्स एंड कोचेस ऑनरेरियम एक्सपेंस अगर इन लोगों को फीस वगैरह दी है हमने। मेडिसिन बताइए, एसेट की एक्सपेंस एक्सपेंस सर कैसे पता लगता? हो सकता है ये सर एसेट होती तो नीचे ना ओपनिंग बैलेंस दिया होता, ओपनिंग बैलेंस दिया होता, क्लोजिंग बैलेंस दिया होता, फिर हम कंज्यूम्ड निकालते। समझ आ रही है बात?
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरीके से कोई बैलेंस नहीं दिया होगा, खरीदी और खर्च हो गई इसका मतलब। मेडिसिन इक्विपमेंट बताइए जी, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? Asset side सर निकालना पड़ेगा तो हाँ नहीं निकालना क्या पड़ेगा, एक मेडिकल इक्विपमेंट तो एसेट होता है तो बैलेंस शीट में ही आएगा, उनके पास मैनेजर में आएगा ही नहीं। एसेट से रिलेटेड केवल 3 चीजें आ सकती हैं, एक तो डेप्रिसिएशन, दूसरा लॉस ऑन सेल और तीसरा गेन ऑन सेल। लॉस या गेन में से कोई एक ही चीज आएगी, लॉस आ चुका है, डेप्शन लिखा ही था क्वेश्चन के एंड में, डेप्शन ऑर्डर लिख लिया हमने, तो खात खत्म, इक्विपमेंट परचेज आएगा ही। ये जो लिखा हुआ है बाय मेडिकल इक्विपमेंट 30,000, ये परचेज है कि सेल है? परचेज, एसेट ऐसे नहीं आया। जनरल एक्सपेंस लिख लीजिए, एक्सपेंस फर्नीचर लिखने का मन है कि नहीं? नहीं है, एसेट होता। न्यूज़पेपर लिखने का मन है कि नहीं? एक्सपेंस एक्सपेंस होता है जी, बिल्कुल लिखेंगे। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस लिखने का मन है कि नहीं? है। नहीं तो बिल्कुल है, एक्सपेंस होता है। टूर्नामेंट एक्सपेंस लिखने का मन है कि नहीं? नहीं लिखना पड़ेगा, चाहे मन हो या ना। ये वही होगा एक्सपेंस। सर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हम क्यों लिख रहे हो आप, जब इसके लिए फंड है? ये क्वेश्चन है आपका। तो टूर्नामेंट के लिए पहले से फंड है हमारे पास, टूर्नामेंट के लिए और डोनेशन के लिए है, फिर एक्सपेंस क्यों लिखना चाह रहे हो? क्योंकि अमाउंट पे ध्यान। टूर्नामेंट फंड पहले कितना था? 15,000। एडिशन इन्फॉर्मेशन में झांको, टूर्नामेंट फंड था 15,000, डोनेशन और कितनी मिल गई? 20। फंड कितना बनेगा? 35,000। लेकिन एक्सपेंस कितने हो गए? ज्यादा एक्सपेंस हो गए ना। प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी सर हमारी? तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस फंड माइनस डोनेशन। डन जी। तो फंड का बड़ा ध्यान रखना था, एक्सपेंस देखते इग्नोर मत कर दो, चेक करो अगर फंड ज्यादा है तो बैलेंस शीट में ही आता फिर तो ये तो इग्नोर कर देते हैं, एक्सपेंस ज्यादा है एक्सपेंडिचर में आना। बैलेंस शीट इधर लिखना, बैलेंस शीट इग्नोर करना है सर, ये तो कैश एंड बैंक होता है, एसेट होता है। खत्म क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है डेबिट बैलेंस आ रहा है 1,26,000 का। मतलब इस साइड आंसर आ रहा है। नहीं टोटल आ रहा है 1,26,000। साइड बैलेंस कहते हैं उसको दोस्त, जो साइड बड़ी हो उसको बैलेंस ऐसा कहा जाता है। मान लीजिए राम अकाउंट है 10,000 20,000 6,000। अब इसे डेबिट बैलेंस बोलोगे कि क्रेडिट बैलेंस बोलोगे? डेबिट बैलेंस बोलोगे। जिस साइड टोटल ज्यादा होता है वो वाला बैलेंस कहा जाता है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर सीडी तो क्रेडिट साइड में आ रहा है तो उसे क्रेडिट बैलेंस बोलना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसका आंसर बताते हैं क्या है। जब भी कहा जाता है ना कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है तो वो बीडी के एस्पेक्ट्स में कहा जाता है, बीडी के रिस्पेक्ट में, सीडी के रिस्पेक्ट में। सीडी की तो कोई वैल्यू नहीं, वो तो डेबिट क्रेडिट को करने के लिए लिख दिया हमने। जो वैल्यू है वो बीडी की है, तो वही ओपनिंग बैलेंस बनता है लिखा जाकर। सीडी तो कहीं नहीं लिखते, समझ आ रही है बात? ठीक है।
अब इस अकाउंट में क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, उसे क्रेडिट बैलेंस करेंगे। ठीक है, टोटल आ रहा है जी क्रेडिट साइड का कितना? 1 लाख। नहीं 1,26,000 आ रहा है डेबिट का, डेबिट बड़ी आ रही है। डेबिट साइड बड़ी आ रही है। हाँ। अच्छा डेबिट बैलेंस मैं इधर लिख रहा था ना, आपने कहा ना सर इधर नहीं इधर लिखना। मैंने आपको यही बोला था डेबिट बैलेंस आ रहा है, मैंने पहले आपको यही कहा था। अच्छा ठीक कहा था, फिर आपने बताओ कितना आया बैलेंस टोटल? 126। बाय डेफिसिट कितना है? 26 का। गजब। डाउट है जी कोई इसमें? ट्वेंटी का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नीरज लिमिटेड took over business of Ajay Enterprises on 1st April 2020. The details of the agreement regarding the asset and liabilities are इस तरह एसेट्स दे रखी हैं, बुक वैल्यू अलग, एग्रीड वैल्यू अलग। लास्ट में लिखा है इट वाज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसीडरेशन रुपीज एज 7 लाख थ्रू चेक एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 2 लाख 9% डिबेंचर ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो टॉपिक है सर ये इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। टोटल गलत आ रहा मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। सर 121 121 आ रहा है सर, मेरा भी देखा। 121,500 भी 500 500 पे यहाँ पर है। 121,500। हाँ सर, 21 हाँ है। डेबिट बैलेंस के चक्कर में सिर्फ डेबिट पे ध्यान दिया, बैलेंस पे ध्यान नहीं दिया। तो ये फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं। बताइए एसेट्स को कौन सी बुक वैल्यू में लिखने का मन है, बुक वैल्यू की एग्रीड वैल्यू? एग्री टू वजह इसलिए हमारे पास अमाउंट नहीं। सर रीजन ये है कि जो देखो जो सेलर है ना वो बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करेगा। ये उसकी 20 जैसा पहले आइटम बिल्डिंग है जी, बिल्डिंग की बुक वैल्यू 20 लाख है, क्रेडिट वैल्यू 35 लाख है। तो वो तो अपने बुक्स में बिल्डिंग अकाउंट 20 लाख से ही क्रेडिट करेगा तो बिल्डिंग अकाउंट का क्लोज होगा। लेकिन हम बायर हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम बायर हैं, तो जो हमारी वैल्यू एग्रीड हुई है वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है, अगर को कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 35 लाख, लैंड एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 8 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख। तो सर हमें बिल्कुल एग्रीड वैल्यू पर ही ध्यान देना, बुक वैल्यू पर ध्यान देना ही नहीं, इसमें मतलब होमवर्क है तो ध्यान देते नहीं हैं। क्रेडिट रिसीवर डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। ये सर कैसे पता लगेगा क्या डेबिट है क्या क्रेडिट? बताइए। जो एसेट होगा वो डेबिट में, जो लायबिलिटी होगा वो क्रेडिट में। समझना है तो पूछ लें, पूछना बैठे। टू क्रेडिटर 3 लाख, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 लाख। और भी कुछ लिखने का मन है आपका क्या? नहीं है मन?
तो सर वो आएगा ना तो कहते गुड न्यूज़ वो सर टेम्परेरी डिसऑर्डर 2.7 lakh. तू नीरज लिख अपनी कंपनी का नाम नहीं लिखते दोस्त। अजय हाँ जी। टू वेंडर आता है, याद कीजिए। वेंडर वर्ड तब लिखते हैं जब वेंडर का नाम ना लिखा हो। इस क्वेश्चन में वेंडर का नाम लिखा है। नीरज लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ अजय मित्तल। नीरज लिमिटेड बायर है, वी आर द काउंटेंट ऑफ द बायर। हमने खरीदा है अजय से तो अजय एंटरप्राइज। इसमें अमाउंट कितना आएगा ये भी तो क्वेश्चन में बताया नहीं, ये कि हम सेकंड और थर्ड एंट्री करने के बाद निकालेंगे। सेकंड एंट्री अजय एंटरप्राइजेस डेबिट टू बैंक अकाउंट 7 लाख, 7 लाख रुपए का चेक दिया हमने। 7 लाख से लायबिलिटी कम हो गई, 7 लाख से हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। फिर सर एक और एंट्री करने का मन, अजय एंटरप्राइजेस डेबिट to 9% debentures account to securities team। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है इसके, टेस्ट में शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं ना भाई, फॉर्मेट नहीं बनाते। अमाउंट ट्राई कर सकते हैं इसका। तो डिबेंचर्स में कैसे लिखें? क्वेश्चन में लिखा है कि 2 लाख डिबेंचर और फेस वैल्यू 20 रुपए, 40 लाख हो गया। एसपीआर में सर ऐसा भी कर सकते हो, तो क्वेश्चन में बोला है 25% एसपीआर, 40 लाख का 25% 25 लाख। या फिर पर शेयर सॉल्व कर लीजिए सर। 20 रुपए पर डिवेंचर, 20 रुपए का डिवेंचर है, 25% प्रीमियम है, तो 20 का 25% 5 रुपए, और 2 लाख डिवेंचर हैं, 5 रुपए पर डिवेंचर प्रीमियम। नॉट से नहीं आना 10 लाख। तो क्रेडिट साइड में इधर 40 और इधर 10, उधर 50 हो गया ना। इसका मतलब सर हमने इसको 50 लाख के तो डिवेंचर दे दिए, 7 लाख का चेक दे दिया। इसका मतलब हमने इसको टोटल 57 लाख रुपीस देने थे। ये फर्स्ट एंट्री का अमाउंट हमने सेकंड थर्ड एंट्री से निकाला। आप चाहें तो सेकंड और थर्ड एंट्री कंबाइंड कर सकते थे। अजय एंटरप्राइजेस डेबिट टू बैंक अकाउंट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू एसपीआर। फर्स्ट एंट्री अभी भी कंप्लीट नहीं है। अब अभी हमने परचेज कंसीडरेशन बोलते हैं इसको, परचेज कंसीडरेशन। अब आपको डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच करना है। अगर इक्वल आ रहा है तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अगर डेबिट साइड छोटी है इसका मतलब हमने पेमेंट ज्यादा कर दी, ज्यादा क्यों करी होगी? गुडविल के लिए, तो डेबिट में गुडविल लिखेंगे। अगर क्रेडिट साइड छोटी है तो हमने एसेट ज्यादा ली है, पैसे कम दिए, ये फायदा हो गया। आपने नॉर्मल बिजनेस से नहीं कमाया ये फायदा, ऐसे फायदे को कैपिटल ले जाओ ट्रांसफर। 12 लाख आ रही है। और कोई आंसर? 18 लाख हो गए। 18 लाख नहीं तो 10 लाख आ रही है। 10 लाख आ रही है। 10 तीन लाख आ आंसर। रही है। 10 लाख की आ 10 रही लाख दो और 10 लाख की तरफ है। 10 लाख को लॉक करते हैं। है। 4 लाख 8 8 16 35 16 51 और मां 61 है। मैंने 8 को 2 ले ली, मैं 6 ले लिया। 10 लाख हो गए। डेबिट साइड छोटी है तो गुडविल लिखेंगे, क्रेडिट साइड छोटा है कैपिटल ले जाओ। दोनों साइड इक्वल भी आ सकती है, उसको कुछ नहीं है। डन जी आज